राहुल गांधी कांग्रेस सपोर्टर और इनके प्रवक्ता, ये सभी एक ही थाली के बैंगन हैं। मतलब सीधी और आसान भाषा में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सच, फैक्ट्स और फिगर, ये सारे वो टर्म है जो कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ताओं को हजम नहीं होते हैं और चले हैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने। उसी डिबेट में जब इनकी किरकिरी होने लगती है, इनकी फजीयत होने लगती है, तो मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस देश के सारे भगोड़े मंत्री कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया में ही भरे पड़े हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहां से आगे। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे एक कांग्रेस प्रवक्ता बीच डिबेट शो से भाग खड़े हुए जब उनके पास बीजेपी प्रवक्ता के सवालों का कोई जवाब नहीं था, जब उनके पास बीजेपी प्रवक्ता द्वारा कही गई बातों का कोई काउंटर नहीं था। इसलिए की है, इसलिए बदली है ये राजनीति क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर इतना कामयाब होती चली गई, ऐसी आंधी सुनामी आई कि सब उड़ गए। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने की कोशिश की, सबको पता है, गुजरात में याद है, मंदिर गए प्रियंका, उसके बाद से कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। क्या इसीलिए थक के, हार के आखिर में उनको यह समझ में आया कि हिंदुत्व पर नहीं जाना है और हमको जाति पर आना पड़ेगा, और इसीलिए ये बदले हुए राहुल, बदली हुई पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। देखिए 2014 एंकर ने राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल पट्टी ही खोलती राहुल गांधी के इन दिनों बदले पॉलिटिकल मूव्स को देखते हुए। I mean, जो लैंग्वेज ये आजकल यूज कर रहे हैं, जो इनकी भाषा है, जो इनके एक्शन है, इनके अलायंस पार्टनर्स के जो एक्शन है इस देश की मेजोरिटी को लेकर, उसको देखकर एंकर ने एक अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ किया है। के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी माना तो उनकी जो अंदर की कमेटी बनी, उसने कहा कि हमें एंटी हिंदू देखना बंद होना पड़ेगा, हमें मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी देखना बंद होना पड़ेगा। तो आपने हिंदू रन, जनेऊधारी सब देखा, आपको शांडिल्य ब्राह्मण सब देखा उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं चला, ना स्टेट चुनाव में चला, ना नेशनल इलेक्शन में चला। जब इनको पता कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो एक साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी वैसे इट्स ट्रू, 2014 का लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी थी, लेस देन 50 सीट्स अक्रॉस इंडिया। एंड अ फन फैक्ट, उस इलेक्शन में कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी भी थी जिनकी सीट्स कांग्रेस से बहुत ज्यादा थी। और रहा जनेऊधारी ब्राह्मण वाला उनका वो पीआर मूव, तो जनता उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुई। इनफैक्ट जनता ने उनको उसी इलेक्शन में लतिया कर ये प्रूफ कर दिया कि जनता उनके साथ नहीं है। कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप हार गए। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई। अब मेरे पास तीर ही दो थे, या तो मैं मुस्लिम अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हिंदुत्व खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड, जिससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही है तो मैं भी पल जाऊंगा। मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी, आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए कहते 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। वैसे ये बात तो सत्य है, जिन नीतीश बाबू के कंधे पर बंदूक रखकर ये कास्ट सेंसस वाली गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो नीतीश बाबू तो एनडीए और बीजेपी के साथ हो लिए इनको ठेंगा दिखाकर। रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन से इस देश की मेजॉरिटी कंसोलिडेट हो रही थी, जो कि बीजेपी का एक मेजर वोट बैंक है। और कांग्रेस ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, राहुल गांधी इसको कैसे सह सकते थे? तो उन्होंने चला कास्ट सेंसस वाला अपना चाल, अपना दाव, एक जहरीला दाव, ताकि इस देश की मेजॉरिटी को भाषा, रंग, स्टेट, इन सब में उलझा कर, इन सब में कंफ्यूज करके इनको बीजेपी से अलग किया जा सके, इनको तोड़ा जा सके। लेकिन अभी हमारी बात हुई, सबने कहा कि क्या चुनाव ही बैरोमीटर है। तभी मैं लिख रहा था कि और बैरोमीटर क्या हो सकते हैं अगर मैं किसी नेता को नापूं। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूं, मैं राहुल गांधी को सुनता हूं तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता है, वाओ क्या सुना। मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो ठीक है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है। मैं वो जनता, इन्होंने तो बैठे बैठे राहुल गांधी कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ता की ले ली, लेफ्ट, राइट और सेंटर। भाई इतना भी कौन मजाक उड़ाता है? और राहुल गांधी के मजाक उड़ाने का ये सिलसिला, ये कार्यक्रम यही रुका नहीं, ये आगे चलता गया। वो भी देखते हैं आगे। के व्यक्ति हैं, अब जनता के व्यक्ति हैं, वो एसपीजी प्रोटेक्शन में पले बड़े, महलों में पले बड़े, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है। वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है।
अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब। और उनके लिए हमने बाहर इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है। 54 साल की उम्र में मोहब्बत की दुकान के प्रोप्राइटर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे अपने गुरु सैम पित्रोदा और रामू काका यानी कि जयराम रमेश जी के नेतृत्व में। वैसे उनकी इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। अब वो भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने निकले थे या उसे तोड़ने, ये मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। चलिए वीडियो को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम, एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। अभी आ रहा है तो बेयर मिनिमम। अब मैं कहता हूँ चलो वो जनता के व्यक्ति नहीं है, अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं? 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी अलग सत्र में, देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उसमें कितनी डिबेट, अगर नेशनल एवरेज है 60 का, वो डिबेट में 2 नेशनल एवरेज। वैसे ये बात इस देश ने और इस देश की जनता ने भी ऑब्जर्व की, नोटिस किया कि पार्लियामेंट से वो हमेशा नदारद रहते थे। क्वेश्चंस को तो भूल ही जाओ। अगर आपने ऑब्जर्व किया या फिर नोटिस किया तो कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस पर्टिकुलर टिप्पणी पर, स्टेटमेंट पर, कमेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इट मींस ही आल्सो एग्रीज कि ये जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। 300 क्वेश्चन का, उनके क्वेश्चन 0। प्राइवेट मेंबर बिल शायद उनको पता ही नहीं होता क्या है, तो मुझे वहां नहीं दिखा। वो क्या विंग कर रहे हैं, छप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, ये देखा। अब आते हैं उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया, एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं, मैं देखिए तथ्य बता रहा हूँ, आप इस पे ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूँ। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में अब वो 2014 से बता रहे हैं आप उनको, आप कह रहे हो ट्विटर है, फलाना ट्विटर है, मैंने जी चुपचाप। मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, बता दीजिए काम उनकी अटेंडेंस। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का पारा ठीक यहाँ से चढ़ गया। उन बेचारे के पास कोई काउंटर ही नहीं था कि अपने नेता, अपनी पार्टी को कैसे बचाए, कैसे डिफेंड करे, क्योंकि उनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं था, कहने को कुछ था ही नहीं। वैसे एक बात तो है, अपने नेता और अपने पार्टी की बुराई सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा और कलेजा चाहिए, जो आई एम श्योर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के पास बहुत ही बड़ा है। आलोक जी पॉइंट टेकन, एक सेकंड शांत हो। आलोक जी 1 सेकंड, आलोक जी रुकिए ना, आलोक जी 1 मिनट, एक सेकंड प्लीज, 1 सेकंड रुकिए। वो शायद उनको नहीं, शायद उनकी आपत्ति सही है। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना, अरे रुकिए तो सही, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। पॉइंट टेकन, सही कह रहे हैं आप। थोड़ी सी भाषा पर शांतनु काबू। ए रुकिए ना आलोक जी प्लीज, रुकिए ना। देखिए मेरा तथ्य कोई गलत हो तो बता दीजिए, मैं फैक्ट चेक मान रहा हूँ। रुकिए ना, रुक जाइए, आपकी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ मैं। शांतनु को वही बात कह रहा हूँ। एक मजे की बात आपने नोटिस की, जितना शांतनु को कहना था उन्होंने कह दिया, जितना लोगों को सुनना था उन्होंने सुन लिया, और अब ये आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब इससे होगा क्या? जस्ट अप्लाई सम लॉजिक। ये कुछ वही है, अब पछता होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इनके केस से भी चिड़िया खेत चुग गई है। चलिए, राहुल गांधी और कांग्रेस की टांग खींचने का इनका जो कार्यक्रम है ये आगे भी जारी रहा। कैसे रहा वो भी हम देखते हैं। बीजेपी के नेताओं थोड़ी भाषा पर मैंने पता नहीं क्या बोला, आप मुझे शब्द बता दीजिए। मेरा अगर तथ्य वो 2-3 शब्द है वो सही है, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। एक आपने कहा प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पता होगा, दूसरा आपने कहा वो पल रहे हैं, दूसरा आपने कहा पल रहे हैं। रुक जाइए, थोड़ी भाषा पे काबू रखिए। चलिए अब आते हैं सरकार पे। उन्होंने सरकार में कुछ करा क्या भाई? 2004 से 14 तक अगर उनका कोई सलाहकार होता तो भैया आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है अभी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। केटीआर बन गए। वैसे इनकी तरह मुझे भी पूरा यकीन है कि राहुल गांधी को प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है पता नहीं होगा, क्योंकि वो पता लगाने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है, और ये तो पार्लियामेंट गए ही नहीं। अब जब कॉलेज नहीं जाइएगा तो डिग्री कहाँ से पाइएगा? केसीआर के लड़के और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है, तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटका है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटका में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी है, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या, जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है 240 है ना, वो कांग्रेस जब 1900। वैसे जिस पॉइंट पे राहुल गांधी और कांग्रेस को शांतनु उधेड़ सकते हैं उन्होंने उधेड़ के रख दिया। एंड इंटरेस्टिंगली दीज आर दी फैक्ट्स। जब राहुल गांधी की कोई अचीवमेंट्स है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे अचीवमेंट्स इनके नाम पर? 84 में 400 से ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पे अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया और चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबट्टे सन्नाटा। अरे आलोक जी रुकिए ना प्लीज। अरे आलोक जी आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी फैक्ट मैं बिल्कुल उठूंगा। मैं
आखिरी और मैं आखिरी कंप्लेंट बैरोमीटर। करूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को इस डिबेट शो में सिर्फ सुनने के लिए बुलाया गया था, और बेचारे कब तक और कितना सुनते अपने नेता की बुराई। और रही कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात, तो जो कुछ भी इन्होंने कहा वो सही कहा, क्योंकि लास्ट 3 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिली हैं उसको अगर आप टोटल कर लो, उसको आप कैलकुलेट करके एक साथ कर लो, और बीजेपी के इस साल के 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट से कंपेयर करो, तो भी वो उस रिजल्ट के आसपास भी नहीं है। आखिरी बैरोमीटर। अब उनका विजन क्या है, कि उनका विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है? कास्ट सेंसस। मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो कहा जाता है कैम्ब्रिज से पढ़ गया, उसके पास है कि कास्ट सेंसस करवा लो, मानव गुप्ता की कास्ट क्या है, मिस इंडिया की कास्ट क्या है, ये उसका बैरोमीटर है बस। इनहेरेंट टैक्स। मतलब मैं चंद्रबाबू नायडू को सुनता हूं, मुझे स्किल सेंसस सुनाई देता है। मैं अश्विनी वैष्णव को सुनता हूं तो मुझे सुनाई देता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में शुरू होगा। पीयूष गोयल को सुनता हूं तो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में आएंगे। नरेंद्र मोदी को सुनता हूं तो टॉयलेट आएगी, गैस आएगी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगी। तो इस आदमी को किस बैरोमीटर में मुझे इंस्पायर करता? मुझे नहीं इंस्पायर करता। वाई राहुल गांधी इज सो अनइंस्पायरिंग। अगर किसी को इस सवाल का जवाब चाहिए तो वो इस पूरे डिबेट को जरूर देखे, उनका ज्ञानवर्धन हो जाएगा, आई गारंटी दैट। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा मकसद आप सबके सामने इस सवाल का जवाब देना था कि वाई राहुल गांधी इज सो अनइंस्पायरिंग। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।